आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। मेरा नाम है पंकज जीना और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कुसुम चौहान की लिखी किताब द सोल्जर्स हु ऑल्सो हैव हार्ट्स। ये इस किताब का पहला भाग है। हर तरफ से आती गोलियों की आवाज से मानो कश्मीर की घाटी दहक उठी हो। हर तरफ धुआं ही धुआं, कहीं गोलियों की आवाज तो कहीं ग्रेनेड के फटने के धमाके। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग घबरा कर इधर उधर भाग रहे थे। इस खौफजदा माहौल से हर किसी की सांसें अटक गई थी। जहां खुफिया एजेंसी ने 4-5 आतंकवादियों के सीमा पार से कश्मीर के गांव में छुपने की खबर दी थी, तो श्रीनगर आर्मी बेस के ब्रिगेडियर साहब ने भी मेजर के नेतृत्व में 8 सैनिकों की टीम भेजी थी, जिसमें एक कैप्टन सहित 7 और जवान शामिल थे। लेकिन जब टारगेट वाली जगह पर टीम पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हर किसी के चेहरे पर टेंशन अपने आप आ गई। मेजर साहब ने हमला करने से पहले ब्रिगेडियर साहब को यहां के माहौल की सूचना दे दी और साथ ही कुछ और जवानों की टुकड़ी जल्द से जल्द भेजने की बात बोल दी। मेजर साहब अपनी टीम को बिना खौफ खाए आगे बढ़ने को तैयार कर रहे थे। लेकिन यहां एक जवान ऐसा भी था जो सामने के हालातों से घबराए बगैर आगे बढ़ चुका था। वो कोई और नहीं, कैप्टन ही थे। वो देखते ही देखते आतंकवादियों पर काल बनकर बरस पड़े। हर तरफ से आती गोली बारूद की आवाज से और उठते धुएं से आसमान तक काला नजर आने लगा। आतंकवादियों की संख्या कोई 20-25 के आसपास थी और कुछ के छुपे होने की आशंका भी थी। सारे आतंकवादी हथियारों से लबरेज थे और कोई बहुत बड़े हमले की फिराक में थे। दोनों तरफ से गोलियों की आवाज से हर तरफ खौफ ही खौफ था। देखते ही देखते कई आतंकवादी ढेर हो चुके थे और साथ ही आर्मी के 3 जवान शहीद हो चुके थे और 2 बुरी तरह से घायल। लेकिन कैप्टन साहब जिस तरह से आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रहे थे, उनके जज्बे को देख घायल जवानों में भी जोश आ गया। कैप्टन साहब के कंधे और हाथ में एक गोली लग चुकी थी, लेकिन उन्हें देखकर लग रहा था जैसे इस टाइम मौत भी आ जाए तो वो उसे साइड कर देंगे। आर्मी वालों की बाकी टीम भी पहुंच चुकी थी, लेकिन तब तक सब आतंकवादी ढेर हो चुके थे। जब सब आतंकवादी मारे जा चुके थे तो उस जगह की तलाशी ली जा रही थी और घायल जवानों और जो शहीद हुए थे उनको सेना की गाड़ी से वापस लाया जा रहा था। सब कुछ चेक करने के बाद जब सब वापस जाने को हुए तो मेजर साहब ने देखा कि कैप्टन यहां नहीं है। वो सब कैप्टन को ढूंढ ही रहे थे कि पीछे की तरफ से 3 गोलियां चलने की आवाज आई। जैसे ही सब उस तरफ गए तो सामने से लहूलुहान कैप्टन आते दिखे। सब जल्दी से उनको संभालने गए, लेकिन तब तक कैप्टन साहब नीचे गिर गए थे। उन्हें जल्दी से उठाकर आर्मी हॉस्पिटल की तरफ ले गए, लेकिन बेहोश होने से पहले उन्होंने मेजर सर को एक कागज, कुछ फोन, एक लैपटॉप और एक नक्शा पकड़ा दिया था। इधर हॉस्पिटल में कैप्टन साहब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ मेजर सर ने वो सारे गैजेट्स जो कैप्टन ने उनको पकड़ाए थे उन्हें लेकर ब्रिगेडियर साहब को दिखा दिया। दोनों ही उसे देखकर हैरान थे। ब्रिगेडियर सोमेश प्रसाद और मेजर आगे का प्लान बना चुके थे। दोनों कैप्टन से मिलने जाते हैं क्योंकि उनको होश आ चुका था। जिस रूम में कैप्टन थे वो वहां जाते हैं। उनको देखते ही कैप्टन उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब उनको रोक देते हैं। ब्रिगेडियर: कैप्टन करणवीर सिंह, थोड़ा रेस्ट भी किया करो यार। मौत से तो तुम डरते नहीं हो, अब तो बेचारी मौत भी खुद खौफ खाने लगी है तुमसे। ब्रिगेडियर और मेजर सर हंसने लगते हैं, लेकिन कैप्टन बस मुस्कुरा देते हैं। मेजर: यार कैप्टन, आपको सच में मौत से डर नहीं लगता? करणवीर: सर, मौत से डर लगता तो फौज में आता ही क्यों? ब्रिगेडियर: बात तो सही है, ऐसे भी हम फौजियों को तो ऐसे भी मौत हर राह पर बाहें फैलाई खड़ी रहती है। लेकिन कैप्टन, आज जो काम आपने किया है ना, वो गोली लगने के बाद शायद ही कोई करता, पर आप जितने ब्रेव हो उतने इंटेलिजेंट भी। आज तो तुमने आतंकवादियों के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। कैप्टन बस बदले में थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। ब्रिगेडियर: करण, तुम्हारा यहां से पंजाब के लिए ट्रांसफर हो गया, तो उससे पहले तुम जैसे ही ठीक हो जाओ कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेके चले जाओ। थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और तुम पिछले 3 सालों से एक बार भी घर नहीं गए हो, फिर तुम हो भी तो पंजाब से ही ना। कैप्टन: सॉरी सर, मैं घर नहीं जाना चाहता, मैं बस अपनी ड्यूटी निभाना चाहता हूँ। तो मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए और ऐसा भी मेरा कोई घर नहीं है, ना कोई ऐसा है जिससे मैं मिलने जाऊं। ब्रिगेडियर: लेकिन करण, तुम्हारे मम्मी पापा। कैप्टन: सर प्लीज, मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए, मैं कल परसों जाकर पंजाब में रिपोर्ट कर दूंगा। ब्रिगेडियर: ओके कैप्टन, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम रेस्ट करो। ब्रिगेडियर और मेजर वहां से बाहर आ जाते हैं। मेजर: सर एक सवाल पूछूं आपसे? ब्रिगेडियर: यही ना कि कैप्टन करणवीर ऐसे क्यों है? मेजर: यस सर। ब्रिगेडियर: ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी आपको बता देंगे। अभी तो हमें बस उस जगह जाना है जो नक्शा कैप्टन ने हमें दिया है, और ये पता लगाना है कि और भी आतंकवादी बचे हैं या कैप्टन साहब ने सबको ढेर कर दिया। मेजर:
सर उसकी रिपोर्ट हमें मिल चुकी है। उस जगह पर सिर्फ 3 आतंकवादी थे जिन्हें कैप्टन ने वहीं पर ढेर कर दिया था। बस अब किसी भी तरह उन लोगों को पकड़ना है जिनसे उन आतंकवादियों ने संपर्क किया था। पर इतना तय है कि उनका अभी का सारा प्लान कैप्टन ने खराब कर दिया। बस वो जो जगह नक्शे में दिख रही है उसका पता लगाकर हम आतंकवादियों के कश्मीर में घुसने को रोक सकते हैं। ब्रिगेडियर, तो चलिए मेजर, देर किस बात की। पंजाब आर्मी कैंट। ब्रिगेडियर सुखविंदर सिंह को एक फोन आता है। वो फोन सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इतने खुश होते हैं कि वो खुशी से अपने साथ बैठे कर्नल को गले लगा लेते हैं। कर्नल, क्या बात है सर, आज से पहले आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। किसका फोन था? कर्नल ब्रिगेडियर साहब के काफी करीब थे। उनका नाम राजीव सक्सेना था। ब्रिगेडियर, सक्सेना साहब, करण परसों यहां आ रहा है, उसकी पोस्टिंग यहां हो रही है। राजीव, सर ये तो बड़ी खुशी की बात है। सुखविंदर, हाँ मैं बहुत खुश हूं। 3 साल से अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी है। हर दिन उससे मिलने के लिए तरसता हूं और ऊपर से उसके काम करने का तरीका है जिसे मुझे हर रोज डर लगा रहता है। पता नहीं मेरा बच्चा कब मेरे से बात करेगा, कब तक नाराज रहेगा। साधना जी तो जैसे उस दिन के बाद से बिखर गई है। वो कुछ कहती नहीं है लेकिन उनकी आंखों में सब दिखता है। इतना बोलकर ब्रिगेडियर साहब कुर्सी पर बैठ जाते हैं लेकिन उनकी आंखों में नमी थी। राजीव, सर एक बात बोलूं? सुखविंदर, हाँ बोलो। राजीव, आपको बचपन से जानता हूं और करण से भी कई बार मिला हूं। जो करण हमेशा हंसता खेलता रहता था, सबके चेहरे पर हंसी लाता था, लेकिन वही करण अब कितना बदल गया है ये हम सब जानते हैं। तकलीफ में आज हर कोई है लेकिन करण जिस दौर से गुजर रहा है ना वो आसान नहीं है। आपसे और बाकी सबसे सिर्फ करण दूर हुआ है लेकिन करण के तो माँ बाप, भाई और यहां तक कि जान से प्यारे दोस्त सब दूर हो गए। सुखविंदर, जानता हूं लेकिन वही तो ठीक करना चाहता हूं। जो विश्वास उसका हम सबसे उठाए वही वापस लाना चाहता हूं। ये दोनों ऐसे ही कुछ देर बातें करते हैं। लखनऊ आर्मी कैंट। मेजर, कैप्टन रजत शर्मा, कैप्टन नवीन रावत और कैप्टन अभिनव चौहान, आप तीनों का यहां से पंजाब के लिए ट्रांसफर हो गया। आपको कल ही वहां रिपोर्ट करनी है, तीनों एक साथ। यस सर। मेजर, तो आप तीनों जा सकते हैं और अपने जाने की तैयारी कर लो। तीनों ओके सर। तीनों वहां से अपने अपने क्वार्टर की तरफ चले जाते हैं और सामान पैक करके जरूरी फॉर्मेलिटी करके पंजाब के लिए निकल जाते हैं। तीनों गाड़ी से जाते हैं। रजत, यार अच्छा हुआ पंजाब के लिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि माँ और सुखी अंकल से मिले काफी टाइम हो गया है। अभिनव, हाँ यार वो दोनों की हालत में हम सब अच्छे से जानते हैं लेकिन वो शो नहीं करते हैं। नवीन, न जाने करण कब हम सबको माफ करेगा और हमसे बात करेगा। उसके बिना सब सूना सूना लगता है। जब वो होता था तो हमेशा कितनी रौनक होती थी। रजत, हाँ यार अपना यार ऐसा ही था, सबके चेहरे पर हंसी ले आता था। काश कि वो भी हमारे साथ होता। अभिनव, ये किस्मत भी बड़े मजे ले रही है यार। उस इंसिडेंट के बाद एकदम से हम सबके ट्रांसफर अलग अलग कर दिए और फिर हम तो पिछले साल लखनऊ आ गए एक साथ, पर वो तो हमेशा दूर ही रहा, ना कभी मिला ना हमसे बात की। नवीन, हाँ यार बड़ी याद आती है लेकिन उस एक दिन ने सब कुछ तबाह कर दिया। तो ये था इस कहानी का पहला भाग। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। मेरा नाम है पंकज जीना। ये है कुसुम चौहान की लिखी किताब द सोल्जर्स हु ऑल्सो हैव हार्ट्स।